गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले हमने रियल एनालिसिस के अंदर जो पेपर सेकंड है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो पेपर चलता है रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, वास्तविक विश्लेषण और दूरी की समष्टि, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली थी। मैट्रिक स्पेस के अंदर जो फर्स्ट यूनिट आती है उसमें और वाले पार्ट के अंदर आपके पास रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर सेकंड दे रखा है जो ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड हैं। आपने अगर वो थ्योरम पढ़ ली मैट्रिक स्पेस की तो वो चैप्टर भी आप कवर कर सकते हो। हम एक बार अभी एक ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ही कवर करना होता है, दो क्वेश्चन में, और दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन ही कवर करना होता है। तो सबसे पहले हम एक ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे मैट्रिक स्पेस के तो आपको वो सारी वीडियो देखने हैं। वो सारी यूनिट एक यूनिट हम कवर कर चुके हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी इजीली। और वीडियो को जितना हो सके आपको चैनल को या वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जितना हो सके आपको शेयर करना है, लाइक भी करना है। साथ में अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो के बारे में कमेंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक करोगे, इसके बाद आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, इसके बाद शेयर करोगे, जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सिर्फ अपने मतलब के लिए काम नहीं निकालना, आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। शेयर करोगे तभी बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई हर बार कोई कीमत नहीं जानता। हम कीमत तभी जानते हैं जब हमारे कुछ पैसे लगते हैं। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिसके लिए फ़ीस की प्रॉब्लम, कोई फार्मर होता है, कोई किसान का बेटा होता है, कोई किसी का बेटा होता है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने स्टार्ट किया है, तो उनको बेनिफिट होना चाहिए। कॉलेजों की फ़ीस आज 15-20 हज़ार, ये तो नॉर्मल फ़ीस हो गई, 20-25 हज़ार फीस लगती है। तो कुछ ऐसे इंसान, ऐसे किसान भी हैं या ऐसे कोई माँ बाप भी होते हैं जिनके जो मज़दूरी करते हैं, अब उनके बेटों के पास इतने पैसे नहीं रहते, तो उन सभी के लिए हमने ये स्टार्ट किए हैं। मज़दूरी करने वाले जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो, जिनके पास मतलब जो आर्थिक स्थिति से मजबूर हो, तो अगर आप शेयर कर दोगे तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। ये सोच कर ही शेयर कर दो ताकि उनका बेनिफिट हो, आपको भी इससे कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। यही उन्हीं के लिए फीस हम ट्यूशन करते हैं, कम से कम 2,000 रुपये 3,000 रुपये फ़ीस लगती है, तो कम से कम वो तो उनके बचे। इसलिए कम से कम आपको वीडियो को शेयर तो करना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर स्टूडेंट देख रहा है तो आपको सबसे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि हेल्प होगी, किसी न किसी स्टूडेंट की हेल्प होगी और वो आप सबको दुआई देगा। नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का, हाँ कि मैंने शेयर कर दिया तो मेरे को नुकसान कर दिया, आपको उसने बद्दुआ दे दी, बिल्कुल नहीं देगा। आपको आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही बोलेगा। पैसे वैसे नहीं लग रहे, इसमें पैसे थोड़ा लग रहे हैं कि हाँ अगर आपने कर दिए तो आपके पैसे कट जाएंगे या आपके पैसे और लग जाएंगे, वो तो कोई हो ही नहीं रहा। तो आप शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और आप जिनको शेयर कर रहे हो उनको भी ये बोलें कि वो आगे से आगे शेयर करें। ओके, थैंक्स। अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड रियल एनालिसिस के अंदर, और यूनिट नंबर सेकंड है कंटिन्यूटी। उसका भी और वाला पार्ट है, वो बाद में करेंगे, एक एक पार्ट ही कवर करेंगे। पहले एक तो सीक्वेंस दे रखी है, इसमें सीक्वेंस अनुक्रम दे रखा है। एक तो सीक्वेंस है, एक दे रखी सब सीक्वेंस, और एक दे रखी है साथ में दे रखी है एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वाला चैप्टर अलग दे रखा है, तो चांसेस जहाँ तक हैं वहाँ तक यही चांसेस बनेंगे इस चैप्टर के, जहाँ तक चांसेस हैं कि कंटिन्यूटी वाले में से एक क्वेश्चन बनेगा, सीक्वेंस सब सीक्वेंस में से एक क्वेश्चन बनेगा। फिर टाइम मिला तो हम सीक्वेंस और सब सीक्वेंस को भी कवर कर लेंगे। तो पहले हम कंटिन्यूटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब ये तो हो गया अनुक्रम, हो गया अनुक्रम, एक हो गया उपानुक्रम, और एक हो गया सांतत्य एंड, एक कौन सा आ गया सांतत्य। अब कंटिन्यूटी है क्या? वैसे हम सभी जानते हैं कंटिन्यूटी मतलब एक बार लगातार चलना चाहिए। कंटिन्यूटी हम जानते हैं ना, बोले कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखो, वही है। वैसे ही अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है
कोई भी फंक्शन दे रखा, चाहे कोई भी फंक्शन हो, x से y में डिफाइंड हो, किसी पर भी डिफाइंड हो, किसी न किसी सेट पर ज़रूर डिफाइंड होता है। फंक्शन है, कोई भी एक फलन दे रखा है, जैसे मान लीजिए x है, x से किस पर डिफाइंड है, y पर, तो ये तो इसका मतलब जिस पर डिफाइंड है, डिफाइंड किस पर है, x पर, परिभाषित किस पर है, ये जो फलन है वो x पर परिभाषित है, तो x तो क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। सबसे पहले यही नहीं पता होता प्रांत क्या होता है। x जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, जैसे आपको ये देना है कि फंक्शन f a पर डिफाइंड है, तो वो डोमेन ही माना जाता है, डोमेन ही होता है वो। फंक्शन किस पर डिफाइंड है, x पर डिफाइंड है, ये इसका माना जाता है। आगे जिसमें वैल्यू आ रही फंक्शन है, ये इसका माना जाता है कोडोमेन, कोडोमेन। और जिसकी मतलब x के वो एलिमेंट जिनकी इमेज आती है, इमेज तो आएगी कोई ना कोई, x की वो एलिमेंट क्या आएगा, fx, और ये क्या कहलाता है, ये इसकी रेंज कहलाती है, ये परिसर कहलाता है, परिसर। ये हो गया सह प्रांत हो गया। तो ये सारी कंडीशन होती है फंक्शन में। तो फंक्शन, अगर फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे, कोई भी आपको फलन दे रखा उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस चलता है, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ नहीं आता है, तो उसी को हम बोलते हैं, वो फलन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अब चूँकि यहाँ पर हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो थ्योरम के लिए डेफिनेशन अलग आ जाती है। कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस चलता है, लगातार चलता है, कोई भी फलन लेके चलोगे, जैसे आपने एफ एक्स इक्वल ले लिया मैंने, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल हो गए, इसको वही मान सकते हैं y इक्वल एक्स हो गया। और y इक्वल एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, इस प्रकार चलता है। y इक्वल एक्स का ग्राफ, डोमेन होगा, जो भी डोमेन देगा, इसका ग्राफ हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूस आता है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं आएगा, मतलब कहीं से भी ये नहीं होगा, यहाँ से बंद हो गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फंक्शन का जो अगर ग्राफ है वो कंटिन्यूस चलता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, इसमें लिमिट की कंडीशन काम में आती है। और लिमिट की कंडीशन क्या होती है, लिमिट की कंडीशन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लिमिट हम तभी निकालते हैं जब वो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, लिमिट आपने सीमा लिखी, आपने निकाली भी है, 12th क्लास में भी पढ़ी आपने सीमा के बारे में, बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट निकाली है, राइट लिमिट फाइंड आउट किया वहाँ पर, वो दोनों ही कंडीशन। जैसे आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे दिया मैंने, ये लिख दिया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया, अपॉन में लिख दिया एक्स, या ये मान सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x लिख दिया, 3x मान लो, कुछ भी मान सकते हो जो आपकी वैल्यू हो। और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर वैल्यू रखी x माइनस 3 रखी, ये वैल्यू रखी। अब ये वैल्यू रखी, तो यहाँ से अगर आपको पूछे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल कौन से पॉइंट पर, 3 पर, एट x इक्वल 3, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस की कंडीशन बाद में निकालते हैं। सबसे पहले हम लिमिट की कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिमिट की कंडीशन आएगी, लिमिट की कंडीशन चेक करेंगे। तो लिमिट हमेशा ध्यान रखना उसी पॉइंट पर फाइंड आउट की जाती है जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो। यहाँ से x इक्वल इसमें रखोगे, अगर आपने 3 रखा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 3 रखा तो x की स्थान पर 3 रखोगे, 9 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, 9 माइनस 9 वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से भी क्या बचेगा, 3 माइनस 3 आएगा, वैल्यू आएगी 0, और 0/0 क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, मतलब अनिर्धारित बोल सकते हैं या अपरिभाषित बोल सकते हैं। डिफाइंड क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं, अगर 0 को आप अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, चाहे 2 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर वही कंडीशन हम लेके चले, 2 को अगर किसी भी नंबर से, मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है, ये कंडीशन। तो अब यहाँ पर हम बता थोड़ सकते हैं कि 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा, 0/0 फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म हो गई। ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, मतलब लिमिट की कंडीशन, ये ध्यान रखना हमेशा श्योर कंडीशन होती है। लिमिट की कंडीशन तभी फाइंड आउट की जाती है जब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो। अगर वो कंडीशन नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, आपको लिमिट की कंडीशन ज़रूरत ही नहीं। जैसे यहाँ से आपने निकाला एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया 9 लिख दिया, या 3x वही लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने x प्लस 3 लिख दिया। अब इसी की कंडीशन निकालोगे आप, लिमिट x टेंस टू 3, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म ही नहीं बन रही, और अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हो, वहाँ पर लिमिट की कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो x की जो वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है, वही कंडीशन हम पुटअप कर सकते हैं। अब लिमिट होती क्या है? लिमिट ये तो हमें पता चल गया कि जब भी अनडिफाइंड फॉर्म आएगी, जैसे 0/0 आ गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, या 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा, ये सारी क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इन सभी की कंडीशन में हम लिमिट की कंडीशन अप्लाई करते हैं। लिमिट का मतलब हो गया, लिमिट यानी सीमा, बाउंड्री के पॉइंट हो गए सीमा। अब आप कहीं पर कैसे भी चलो, आपने खेत पर जाते हो, खेत में आप सभी को पता बाउंड्री, अब खेत की जो बाउंड्री होती है वो दोनों तरफ लगती है, किसी उसके भी लगती है उसके भी। अब खेत की बाउंड्री वही मतलब अगर आपने खेत में ये लिखा तो उसके पास वाले जस्ट पॉइंट, बाउंड्री का मतलब हो गया उसके सीमा के जस्ट पास में जो पॉइंट है वही तो पॉइंट हो गए। अब अगर आपने जैसे आपको अगर लिमिट निकालनी है, मैं कोई भी एक पॉइंट ले लिया x = a पर, लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब क्या हो गया? सीमा हो गई, लिमिट यानी सीमा। और सीमा हम कब निकालें? जब अनडिफाइंड फॉर्म। अब लिमिट का मतलब है फिक्स पॉइंट नहीं है, इसके पास वाले, इसके बाउंड्री के जो पॉइंट हैं इसके पास वाले, मतलब ये अगर पॉइंट है तो इसके पास इधर या इसके पास इधर, दोनों तरफ से कंडीशन आई। इसके पास कौन सा पॉइंट आएगा? अब ये अगर x = a, मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? a पॉइंट हो गया, यही तो हो गया a। अगर मैं h की वैल्यू ले लूँ > 0 तो a - h तो इधर आएगा और a + h इधर आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी, ये a + h आएगा। 2 पॉइंट आ गए। एक तो कौन सा आ गया? वापस लिख देता हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा तो a - h आ गया, और एक कौन सा पॉइंट आ गया? मतलब लिमिट की कंडीशन हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लिमिट की कंडीशन दोनों तरफ आएगी, a - h आ गया, a + h आ गया, दोनों तरफ कंडीशन आ सकती है। तो अगर आप लिमिट की कंडीशन निकाले हो, हम क्या लिखते हैं? x टेंस टू a लिखते हैं, मतलब x किसकी ओर टेंस हो रहा है? a की ओर। कोई पॉइंट लेते हैं, a पर निकालनी है तो हमें ये कंडीशन लिख रहे हैं, x a की ओर टेंस हो रहा है, मतलब a की ओर अग्रसर हो रहा है, a की ओर खिसक रहा है, ये बता दें। अब खिसकेगा कौन सी साइड से? तो खिसक a की ओर जो अग्रसर होगा, a की ओर जो टेंस्ड होगा, वो दोनों तरफ से हो सकता है। a + h से भी, यही तो पॉइंट है a, तो इधर से भी आ सकता है a की तरफ, और इधर से भी आ सकता है। रियल नंबर में सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अलग होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलग कंडीशन होती है। रियल नंबर में सिर्फ 2 ही कंडीशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके वाई एक्सिस पर भी आ जाते हैं, वहाँ पर अलग कंडीशन। यहाँ पर या तो लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा, 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। या तो लेफ्ट साइड से a की ओर टेंस्ड होगा या राइट साइड से a की ओर टेंस्ड होगा। अगर लेफ्ट साइड से a की ओर टेंस्ड होता है तब तो हम उसको बोलते हैं लेफ़्ट लिमिट, आपने निकाली है ना लेफ़्ट लिमिट। और अगर राइट साइड से टेंस्ड होता है तो उसको बोलते हैं राइट लिमिट बोलते हैं। एक तो हो गई कौन सी? बाईं सीमा हो गई, और एक कौन सी आ जाएगी? दाईं सीमा आ जाएगी, लेफ़्ट लिमिट या फिर राइट लिमिट। ये 2 हमारे पास कंडीशन है। मतलब अगर a की ओर लेफ्ट साइड से टेंस्ड होगा तो लेफ़्ट लिमिट हो गई, और अगर a की ओर राइट साइड से टेंस्ड होगा तो वो कौन सी लिमिट हो जाएगी? राइट लिमिट हो जाएगी, ये कंडीशन। तो ये हो गई लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, मतलब चाहे इस साइड से टेंस्ड हो चाहे इस साइड से सेम हो, इस अप्रोक्स वैल्यू होगी। साथ में हम कंडीशन यही तो काम में लेते हैं। अगर आपको a पर निकालनी है, अब इसमें हम कंडीशन क्या अप्लाई कर देते हैं लास्ट में? h टेंस टू 0, मतलब h टेंस टू 0 का मतलब है 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी आप हमेशा हम क्या कर देते हैं? h टेंस टू 0 की जगह हम रख देते हैं h = 0। दैट्स मीन 0 = 0 नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू 0 है। अप्रोक्स वैल्यू का मतलब हो गया इसके समथिंग, चूँकि h > 0 है, मतलब h की वैल्यू इस प्रकार होगी 0.00, इस प्रकार चलेगी h की वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू 0 है, ना कि 0 इक्वल। नहीं तो ये लिख देता h = 0, इसको टेंस ट्रू करने की क्या ज़रूरत है? नया साइन लाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब यही है अप्रोक्स वैल्यू 0 है, ना कि = 0। तो हम साथ में h टेंस टू 0 वो 0 इसीलिए लेते हैं कि इसके पास जस्ट पॉइंट आए, क्योंकि h टेंस टू आपने 0 पॉइंट, इसमें से थोड़ा सा पॉइंट माइनस करोगे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट, इसमें कोई भी एक छोटी सी वैल्यू इसमें माइनस करोगे, और कोई भी एक छोटी सी वैल्यू अगर इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू इसके पास ही आएगा।
पॉइंट इसके पास में होगा तो इधर वाला हो सकता है या फिर इधर वाला हो सकता है, जस्ट इसके पास में पॉइंट होगा, तो वही कंडीशन होती है। इसलिए हम एज टेंस टू 0 लेते हैं। अब दोनों अगर सेम आती हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, अब आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वैल्यू अगर सेम आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट लिमिट आती है किसके इक्वल, राइट लिमिट के इक्वल, लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट के इक्वल, तो कौन सी कंडीशन होगी, देन लिमिट इज एग्जिस्ट। और दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक और ध्यान रखना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल आ गई, लेकिन दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट, अगर इनफाइनाइट आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट का, इनफाइनाइट पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर भी इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट कोई नंबर होता ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर नहीं होता। दैट्स मीन, इसका मीन ये हुआ कि ऐसी संख्या जो लगातार चलती जाए, आपको जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, वही होता है इनफाइनाइट, ये कंडीशन। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और दोनों की जो वैल्यू है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब लेफ्ट लिमिट, अगर आपको किसी फंक्शन एफ के लिए, वैसे तो आपने 12th में पढ़ा है वो डायरेक्ट है, अगर आपको फंक्शन एफ के लिए x इक्वल ए पर लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट लिमिट को डिनोट करते हैं x टेंस टू a माइनस। ए माइनस का मतलब होगा ए से इधर वाले पॉइंट माइनस की तरफ, ए से कुछ माइनस करोगे, और इधर जो वैल्यू होगी राइट लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू है, ये होगी इसकी राइट लिमिट। जनरली अब a माइनस ए में से कुछ माइनस करोगे तो कंडीशन क्या आएगी, लिमिट x के स्थान पर पॉइंट, x की वैल्यू तो है a माइनस, x किसकी ओर है, टेंस a माइनस और की, मतलब a से कम पॉइंट, तो x को हम रख सकते हैं a माइनस कर दिया मैंने, a में से कुछ माइनस क्या कर दिया मैंने, h माइनस कर दिया, h की वैल्यू वही, साथ में लिमिट क्या रख देंगे, क्योंकि इसके अप्रोक्स पॉइंट होना चाहिए तो लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे। इधर भी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट आएगी h टेंस टू 0, a प्लस कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a प्लस s से। तो ये दोनों ही किसकी कंडीशन हैं, ये तो लेफ्ट लिमिट की कंडीशन हो गई, ये राइट। अगर दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये तो हो गई इसकी एक कंडीशन, ये तो हो गई। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट हो, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल a पर तो इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब इसी की वैल्यू अगर आप डिनोट करो, अगर दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, कौन से पॉइंट पर निकाल रहे थे, a पर, तो वो किसके, ये लिमिट की कंडीशन, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट लिमिट के, तो वो कंडीशन हम इससे लिख सकते हैं। अगर a पर निकाल रहे हो, पॉइंट चेंज करेगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगा, आपको ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। ये हो गई एक तो लिमिट की कंडीशन। अब इसी से अगर हम कंटिन्यूस की कंडीशन निकालें, चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो राइट साइड से हो, जैसे ये है, इस पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाली, a पर वैल्यू निकाली, इधर आपने वैल्यू निकाली a माइनस एच हो गया, इधर आपने वैल्यू निकाली a प्लस एच, ठीक है, अप्रोक्स पॉइंट है। अगर इसकी वैल्यू आ गई, लिमिट आ गई, लेफ्ट लिमिट हो गई, एक तो लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा, और एक कौन सी आ गई, राइट लिमिट आ गई, और दोनों की वैल्यू अगर आती है किसके इक्वल, जिस पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि है तो इसके अप्रोक्स पॉइंट ही, अरे लगभग थोड़ा सा एच का मतलब है थोड़ा सा चेंजमेंट है, ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कि इतनी सारी बड़ी वैल्यू। यहाँ से ये तो आपको शो करने के लिए दिखा रहा है, इसमें से जस्ट इसके जस्ट पास में पॉइंट है, इसकी बाउंड्री का ही पॉइंट है, ये तो शो करने के लिए होता है। इधर भी क्या आएगा, इसकी बाउंड्री के पास में पॉइंट आ गया। जैसे आप इंटीग्रेशन में पट्टी लेते हो ना, पट्टी इंटीग्रेशन निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पट्टी लेते हो, स्ट्रिप लेते हो इंटीग्रेशन, वो पट्टी एकदम पतली सी होती है, आप इतनी पतली पट्टी होती है, जैसे आप एक धागा लेते हो ना, धागा या बाल की तरह, वैसे ही होती है पतली पट्टी। अब वो तो हम शो करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ यहाँ पर मैंने इस प्रकार बना दी, ये बना दिया, जैसे यहाँ से ये बना दी कि a माइनस एच है, a प्लस एच ही है, तो आपको दिखेगा क्या, हाँ गुरुजी a माइनस एच कटेगा, a प्लस एच कटेगा, a माइनस एच और a प्लस एच और कटे जैसे बाद में, और कोई देख तो रहेगा बाद में तो यहीं लागो, हाँ a माइनस एच सारों गोल मार लाते हैं,
तो ये आपको थोड़ा सा समझने की, माइंड में आपको इमेज बनानी पड़ती है इन सब की। ये हो गया लेफ्ट लिमिट, ये आ गई राइट लिमिट। और अगर इसी की वैल्यू आती है किसके इक्वल, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों किसके इक्वल आने से फंक्शन की। इसका मतलब हम लिख सकते हैं उस पॉइंट ए पर, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल ए पर फंक्शन f है, फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस यानी सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। उस पॉइंट ए पर फंक्शन f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंटिन्यूअस की तो मैंने आपको लेफ्ट लिमिट बता दी, राइट लिमिट बता दी और कंटिन्यूटी की आपको कंडीशन बता दी। इसके बाद कुछ और डेफिनेशन जो यहाँ पर काम में आएंगे हैं, नॉर्मली जनरली आपको समझ, एक बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन काम में आएगी। बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन आपको इसी चैप्टर में नहीं, इससे आगे वाला जो चैप्टर उसमें भी काम में आएगी, और उससे आगे वाला मतलब इसके आगे के जितने भी चैप्टर हों उन सभी में काम में आएगी। तो बाउंडेड फंक्शन क्या है, जैसे आपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, कोई भी एक फलन डिफाइन किया, डी से किस पर डिफाइन कर दिया, आर। डी तो क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, डोमेन आ गया, ये डोमेन हो। फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे एफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आएगा, या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ डी, एफ एक्स, जहाँ एक्स किसका पॉइंट होगा, पॉइंट हमेशा किसका लेते हैं, डी का ही पॉइंट लेते हैं। अब जैसे इसमें आपने अलग अलग पॉइंट लिए, y लिया तो y अगर d का पॉइंट लिया तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, एफ वाई। अगर आपने z लिया d का तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ जेड। अगर इन सभी मतलब जितनी भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू आती कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। ये आ गया जैसे एफ एक्स आ गया यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर एफ वाई आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया एफ जेड आ गया, यहाँ पर और कोई पॉइंट आ गया, फंक्शन की जो भी वैल्यू ए आ गया, एफ ए आ गया, एफ बी आ गया, एफ सी आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये तो नहीं लिख सकते हम, किसी रियल नंबर पे लिख सकते हैं क्योंकि रियल नंबर के लिए कंडीशन देख रहे हैं। ये तो मैंने एक सेट की फॉर्म बना दी, वैसे लिख सकते हैं। यहाँ से ये मान लिया, एक तो एफ ए आ गई वैल्यू, एफ बी आ गई वैल्यू, एक कौन सी आ गई, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, एफ जेड आ गई। जहाँ एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई जेड, ये सारे किसके पॉइंट हैं, डी के पॉइंट। अब अगर ये सेट मतलब इसमें जितनी वैल्यू आ रही है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, अगर ये वैल्यू किसी एक रियल नंबर से तो बड़ी हो और किसी एक रियल नंबर से अगर ये वैल्यू छोटी हो, फंक्शन की जितनी वैल्यू आएंगी प्रत्येक वैल्यू, जैसे एग्जांपल से समझ, मैंने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स इक्वल लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने ले लिया किस में से, एक्स की वैल्यू 0 से क्लोज इंटरवल, ये है एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच। अब इसकी वैल्यू निकालो, f0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। f2 की वैल्यू निकालोगे 4 आएगी, f3 की वैल्यू निकालोगे 9 आएगी, और f4 की वैल्यू निकालोगे किसके इक्वल आएगी, 16 आएगी। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 4 9 16। अब 16 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, और भी वैल्यू आएंगी, वैसे किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो ये सारे पॉइंट इसमें, लेकिन जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 0 से किसके बीच में आएंगी, 16 से। 16 से तो बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू, लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 0 से किसके बीच में होगी, फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू 0 से 16 के बीच, जहाँ x किसका पॉइंट होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 4 का पॉइंट होगा। लिख सकता हूँ ये कंडीशन। ये भी लिख सकता हूँ 1 से -1 से फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल, दोनों साइन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दोनों साइन कभी भी साथ में नहीं आते, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल आएगा, दोनों एक ही कंडीशन। मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है। -1 से भी क्या होगी, फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू बड़ी होगी, ऐसे ही -2 से भी फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू बड़ी आएगी, ऐसे ही -3 से निकालोगे वो भी क्या आएगी, फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू बड़ी आएगी। यहाँ पर हमने लिखा था फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से 4,
16 से फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू लेस देन आ रही, 17 से भी आएगी, 18 से भी आएगी, 19 से भी आएगी, 20 से भी आएगी, इसके आगे जितनी वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू अगर किन्हीं भी दो रियल नंबर के, मतलब दो, अगर कोई भी दो ऐसे वास्तविक संख्या हैं, कोई भी दो ऐसे रियल नंबर कि फंक्शन की वैल्यू उन दोनों के बीच में बंधी हुई हो, बाउंडेड हो, तो वही कहलाते हैं बाउंडेड। ये मतलब ये सारे क्या हैं, ये भी लिख सकते हैं, या आप ये वाली कंडीशन, यहाँ से आप अलग अलग कंडीशन लिख सकते हो। हम ये भी लिख सकते हैं 0 लेस देन fx लेस देन 16, ये भी लिख सकते हैं। -1 से तो क्या गया, इससे तो सारी वैल्यू क्या आएंगी, ग्रेटर देन आएंगी fx, और लेस देन इक्वल 16, ये भी लिख सकता हूँ मैं -1 fx आएगा और लेस देन किससे आएगा 17। तो ये सारी बाउंडेड की कंडीशन है। अगर प्रत्येक वैल्यू, एक वैल्यू के लिए नहीं चेक कर रहे, इसकी सारी वैल्यू चेक की हमने। अगर फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में बंधी हुई हो, बाउंडेड हो, तो उसी को हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। ये हो गया बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन। तो बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन क्या होगी, मतलब दो रियल नंबर, एक तो कौन सा हो गया k1, ये k1 वैल्यू मान ली, दूसरा कौन सा आएगा k2 आएगा। फंक्शन की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में हो, जहाँ x किसका पॉइंट होगा, डोमेन का पॉइंट होगा, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। यही बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोड की कंडीशन में भी। अगर मोड की कंडीशन लिखोगे तो ये लिख सकते हैं मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल k, जहाँ भी x किसका पॉइंट होगा, d का ही पॉइंट होगा, तो ये भी किसकी कंडीशन है, बाउंडेड की कंडीशन। k यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो k यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। अगर मोड ऑफ, चाहे ये वाली कंडीशन लिखो चाहे ये वाली कंडीशन, दोनों ही बाउंडेड की कंडीशन है, वो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। तो मोड ऑफ fx क्या होगा, अगर फंक्शन f है वो कौन सा हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी बाउंडेड की कंडीशन है। ओके, अब देखो जो आपने k1 लिखा है, k1 ये तो कहलाता है, इसका लोअर बाउंड कहलाता है। बाउंडेड यानी परिबद्ध, बाउंडेड को भी मैं बता देता हूँ, परिबद्ध बोलते हैं बाउंडेड, परिबद्ध फलन, परिबद्ध हो गया बंधा हुआ, बाउंडेड लिखो या परिबद्ध लिखो। अब k1 है और k1 से सारी वैल्यू क्या रही, बड़ी, मतलब ये क्या है, छोटा है, निम्न है, नीचे ही हो गया, तो इसको तो बोलते हैं लोअर बाउंड। नीचा हो गया तो इसको तो बोलते हैं लोअर बाउंड, यानी निम्न परिबद्ध। इसको तो हम क्या बोलते हैं, निम्न परिबद्ध बोलते हैं। और जो k2 बचा, k2 से सारी वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है, ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपरी परिबद्ध बोल सकते हैं, अपर बाउंड बोल सकते हैं, ऊपरी परिबद्ध। k2 क्या होगा, k2 कहलाता है इसका ऊपरी परिबद्ध, यानी अपर बाउंड कहलाता है, ये कहलाता है अपर बाउंड। ये हो गया इसका अपर बाउंड। k1 तो क्या हो गया, इसका निम्न परिबद्ध हो गया, और k2 क्या कहलाता है, इसका ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। k2 इज अपर बाउंड। ये हो गया एक निम्न परिबद्ध, एक ऊपरी परिबद्ध। ठीक है, समझ में आ गए। अब यहाँ से देखो एक और कंडीशन जो काम में आएगी वो बता दें। कुछ डेफिनेशन जो यहाँ से समझ में आएंगे, आपको एग्जाम्पल से आराम से समझ में आएंगे। इसको मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल हमारा काम का है, एग्जाम्पल काम में लेंगे। fx इक्वल क्या था, एग्जाम्पल था x², जहाँ x की वैल्यू थी 0 से किसके बीच में, 4 के बीच में। -3, इससे फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, -4 आएगा। इस प्रकार वैल्यू चलेंगे और आगे भी यही वैल्यू चलेगी। ये सारे क्या इसके, जे -4 हो, -3 हो, मतलब इससे सारी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये सारे क्या हैं, इसके लोअर बाउंड हैं, निम्न परिबद्ध हैं। लोअर बाउंड यानी निम्न परिबद्ध, ये तो सारे क्या हैं, इसके लोअर बाउंड हैं। और ये सारे क्या हैं, इसके अपर बाउंड हैं, ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड या फिर ऊपरी परिबद्ध। अब बोलोगे सर आप ये तो बता दिया, लेकिन यहीं से समझने वाली कंडीशन है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू मिटा दूँ, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध का अधिकतम मान, उच्चतम मान, सबसे बड़ा मान। निम्न परिबद्ध है, -4 से -3 बड़ा, -3 से -2 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, निम्न परिबद्ध का सबसे बड़ा मान, उच्चतम मान। और ऊपरी परिबद्ध का, ये तो निम्न परिबद्ध का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, ये तो कहलाता है निम्नक।
यानी इन्फिमम, इन्फिमम। और ऊपरी परिबद्ध मतलब फंक्शन के पास में जो सबसे ज़्यादा पास में पॉइंट हैं वही आपको चेक करने हैं। एक तो फंक्शन के सबसे ज़्यादा पास में पॉइंट कौन से हैं, इधर तो ये है 0 और इधर ये, तो ऊपरी परिबद्ध का कौन सा मान आएगा, जितने भी सारी बड़ी वैल्यू थी जिससे फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू, फलन की प्रत्येक वैल्यू छोटी आ रही थी, ऊपरी परिबद्ध का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, लोएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, किसकी, अपर बाउंड, अपर बाउंड। ऊपरी परिबद्ध का हिंदी में बता देता हूँ, ऊपरी परिबद्ध का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान, निम्नतम मान जो भी हैं वो सारे, न्यूनतम मान हो, निम्नतम मान सबसे छोटा हो, अरे जितने भी हैं, मतलब जिससे घर में जितने, जैसे सारे बड़े सदस्य दादाजी और 4 भाई हैं, अब जो दादाजी हैं मतलब सबसे दादा जो है सबसे घर में यही तो होता है, सबसे बड़ी जो पीढ़ी होती है उसमें दादाजी माना जाता है। अब जितने भी 4 दादा हैं, परिवार संयुक्त परिवार है, तो उन दादाओं में सबसे जो छोटा जो दादा होता है वही है सबसे छोटा दादा, मतलब जहाँ से पीढ़ी स्टार्ट हुई है सबसे छोटा दादा। अब सबसे छोटा दादा है तो वहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले छोटा, बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो वो तो क्या कहलाता है, वो तो उसका उच्चक कहलाता है। लोवेस्ट क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, ये क्या कहलाता है, इसका उच्चक कहलाता है, यानी सुप्रीमम। ये क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। लोवेस्ट एक तो उच्चक हो गया और एक क्या आ जाएगा, निम्नक। निम्नक क्या हो गया, निम्न परिबद्ध का जो जितने भी निम्न परिबद्ध है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू। एक तो ये कंडीशन हुई, ये ध्यान रखना है, निम्न परिबद्ध का उच्चतम मान, उच्च परिबद्ध का न्यून। निम्न परिबद्ध का उच्चतम मान तो क्या होगा, निम्नक होगा, और उच्च परिबद्ध का निम्नतम मान, ये ध्यान रखना। निम्नक है क्या, ये सारे क्या थे, लोअर बाउंड, तो निम्नक भी क्या होता है, लोअर बाउंड ही होता है तो लोअर बाउंड ही, लेकिन लोअर बाउंड में कौन सी वैल्यू है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी। और ये क्या है, अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू, मतलब है क्या ये भी अपर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। ये या एक और कंडीशन में लिख सकते हैं, अगर यहाँ से मैं निम्नक लिखूँ, इस फंक्शन की आपने वैल्यू निकाली थी इस इंटरवल में, तो फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इन्फिमम, x किसका पॉइंट होगा, जहाँ क्लोज इंटरवल 0 से 4 का, या यहाँ पर अगर डोमेन लेके चलें d, तो x किसका पॉइंट होगा, d का, उस इंटरवल। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आई, फंक्शन की हमने यही वैल्यू निकाली थी, एक तो 0 आई थी, एक 1 आई थी, एक 4 आई थी, एक 9 आई थी, एक 16, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, इन्फिमम के इक्वल। और या फिर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, उस प्रांत में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, उच्चक होता है, ये क्या कहलाता है, इसका सुप्रीमम कहलाता है। ये मैंने आपको सुप्रीमम इन्फिमम की कंडीशन बता दी, ये आगे आपके काम में आएंगी जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो ये आपको समझनी पड़ेंगी। अगर ये आपने समझ ली तो थ्योरम में काम में आएंगे। एक छोटी सी कंडीशन और मैं बता देता हूँ। अब अगर आप 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करो, जैसे मानिए से मैंने आप इसमें ऐड कर दिया 0.001 ही ऐड कर दिया, 0 में अगर आप क्या है, 0 निम्नक है, अगर इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो ये इसका निम्नक रहेगा क्या, अरे इसमें आपने कोई निम्नक में, निम्नक की कंडीशन क्या है, सॉरी निम्न परिबद्ध की कंडीशन क्या है, उससे फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू आपने 0 में, जैसे मैंने यही ऐड कर दिया 0, तो क्या आएगा 0.001 आएगा। अब ये जो वैल्यू है 0 है, फंक्शन की वैल्यू थी 0, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, तो ये निम्न परिबद्ध थोड़ी है 0.01, अरे ये तो फंक्शन की वैल्यू है, ये निम्न परिबद्ध होगा क्या, नहीं होगा ना, ये तो क्या गया 0 फंक्शन की वैल्यू थी, इससे वैल्यू क्या आनी चाहिए, इससे सारी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो 0 में अगर आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे, चाहे छोटी से छोटी वैल्यू हो, अगर निम्नक में आप कोई भी वैल्यू ऐड करते हो, निम्नक क्या है, निम्न परिबद्ध, ऐड करते कोई भी चाहे छोटी से ऐड करने के बाद वो क्या नहीं रहेगा, इसका लोअर बाउंड नहीं होगा, निम्न परिबद्ध नहीं होगा। निम्न परिबद्ध नहीं होगा मतलब फंक्शन की कोई ना कोई भी कम से कम एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे क्या होगी, छोटी। यहाँ पर इसमें ये ऐड किया तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, 0 है फंक्शन की, और वो क्या हो गई, इससे छोटी होगी। वैसे ही ये कंडीशन है,
अगर ये इसका उच्चक है, सुप्रीमम है, तो इसमें से माइनस करोगे कोई भी वैल्यू, वैसे एप्सिलॉन लेके चलेंगे हम नॉर्मली, लेकिन अगर आप कोई भी चाहे छोटी से छोटी वैल्यू अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये इसका क्या नहीं रहेगा, उच्चक है। उच्चक क्या होता है, ऊपरी परिबद्ध होता है, अपर बाउंड होता है, सुप्रीमम अपर बाउंड होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं रहेगा, इसका अपर, इसमें से ऐड करोगे इसमें माइनस करोगे तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, मतलब ऊपरी। उस कंडीशन में अब तो इससे वैल्यू छोटी आ रही है और उस कंडीशन में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे क्या हो जाएगी, फिर ग्रेटर देन हो जाएगी। मतलब 16 माइनस कौन सा पॉइंट आ गया, 16 माइनस 0.001, ये पॉइंट इसमें से माइनस करोगे तो इससे बड़ी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है, वो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे क्या होगी, ग्रेटर। जनरली हम इन्फिमम, जो इन्फिमम लेते हैं, निम्नक लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी, ये लिखा जाएगा। निम्नक को हमेशा ये लिखा जाता है इन्फिमम, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। सुप्रीमम को जनरली हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। ये हमारे पास कंडीशन काम में आएंगी, ये कंडीशन हो गई। इससे आगे की जो कंडीशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको तब तक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है। यह आपको बात समझा दी। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।